नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और ये हो क्या रहा है टीएडी क्षेत्रों में? बाबूलाल खराड़ी कर क्या रहे हैं टीएडी मंत्री होकर? ये सवाल पूछे जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। जी हां, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया है टीएडी हॉस्टल्स में 40 करोड़ की खरीद, लापरवाही और सिस्टम फेल का, तब से यही बातचीत जारी है। उदयपुर मुख्यालय के अधीन संचालित जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में जो खाने पीने की खरीद को लेकर तथ्य सामने आए हैं, उसमें बड़ी प्रशासनिक गलतियां हैं। दस्तावेजों के आधार पर यह मामला लगभग 40 करोड़ रुपए की संभावित वित्तीय धांधली का रूप ले चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, खरीद किस अधिकार से की है? सरकारी नियम स्पष्ट है कि किसी भी सरकारी खरीद के लिए संबंधित कार्यालय का उपापन संस्था होना अनिवार्य है। आहरण वितरण का विधिवत अधिकार होना चाहिए। 50,000 से ज्यादा की खरीद पर ई टेंडर प्रक्रिया जरूरी होती है। इसके बावजूद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और 12 जिलों में जुलाई 2025 से बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों की खरीद सीधे छात्रावास अधीक्षकों से करवाई गई। अधीक्षकों के पास ना तो वैधानिक खरीद अधिकार थे, ना ही वो अधिकृत उपापन संस्था थे। अब ये केवल प्रक्रिया की अनदेखी नहीं है, बल्कि नियमों को जानबूझकर दरकिनार करने जैसा लगता है। अब प्रतापगढ़ मॉडल की बात करें तो नाम है मिलता जुलता, संस्था निजी। सबसे विस्फोटक तथ्य प्रतापगढ़ से ही सामने आए। यहाँ सहकारी उपभोक्ता भंडार से मिलते जुलते नाम वाली एक निजी संस्था कांठल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से पूरे जिले में खाद्यान्नों की आपूर्ति दर्शाई गई। 30 जनवरी को अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पत्र ने स्पष्ट भी कर दिया कि संस्था का कार्यक्षेत्र केवल वार्ड 25 से 40 तक सीमित है। ये केवल पंजीकृत सदस्यों को सामग्री दे सकते हैं। अब किसी भी सरकारी विभाग या छात्रावास को सप्लाई का अधिकार नहीं होता। इसके बावजूद लाखों रुपए की आपूर्ति इसी संस्था के नाम पर दर्ज की गई। यहाँ सवाल सिर्फ अनियमितता का नहीं है, बल्कि दस्तावेजी हेरफेर का बनता है। अब बताते हैं आपको आरटीपीपी से बचने की क्या रही रणनीति। तो दस्तावेज की माने तो वो बताते हैं कि हर महीने 80,000 से 4-5 लाख तक की खरीद दिखाई गई। कई स्थानों पर 10-10 हजार के छोटे बिल काटे गए, कहीं एकमुश्त बड़े बिल बनाए गए। ये पैटर्न इस ओर संकेत करता है कि संभवतः ई टेंडर की बाध्यता से बचने के लिए खरीद को कृत्रिम रूप से विभाजित किया गया। शिकायतों में भी आरोप है कि बिलों में दर्शाई गई लगभग 50% तक सामग्री छात्रावासों तक पहुंची ही नहीं है, जबकि भुगतान पूरा किया गया। और अगर ये तथ्य जांच में प्रमाणित होते हैं तो मामला वित्तीय दुरुपयोग से बढ़कर आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आ सकता है। अब सवाल ये भी है कि मंत्री के निर्देश ठंडे बस्ते में क्यों है? क्योंकि पहले जो खाद्यान्न आपूर्ति थी वो उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से होती थी। आरटीपीपी नियम लागू होने के बाद आपूर्तियां रुकी। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विभाग स्तर पर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन आज तक उनकी पालना नहीं हुई। और यहीं से सिस्टम में शून्य पैदा होता है। ना टेंडर, ना अधिकृत एजेंसी, ना पारदर्शी प्रक्रिया, और इसी शून्य में कथित अनधिकृत खरीद का तंत्र खड़ा हुआ। तो क्या सिर्फ इसे लापरवाही मानेंगे आप? इस पूरे प्रकरण में 4 केंद्रीय प्रश्न उठते हैं। पहला, अधीक्षकों से खरीद किसके आदेश पर करवाई गई? निजी संस्था से सप्लाई दर्ज करने की अनुमति किसने दी? रजिस्ट्रार का पत्र स्पष्ट होने के बावजूद भुगतान कैसे हुआ? क्या 40 करोड़ की खरीद में केवल प्रशासनिक शिथिलता या सुनियोजित मिलीभगत होती है? अब जिस तरीके से ये षड्यंत्र सबके सामने आया है, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसका है? चलिए आपको बताती हूँ। ये केवल मामला वित्तीय गड़बड़ी का तो नहीं हो सकता। ये उन जनजातीय छात्रों से जुड़ा है जिनके लिए ये छात्रावास चलाए जाते हैं। और अगर खाने की आपूर्ति में कमी या काल्पनिक बिलिंग हुई तो इसका सीधा प्रभाव उनके पोषण से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक पड़ेगा। यानी केवल पैसों का मामला नहीं है, ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर सामाजिक न्याय और संवेदनशील वर्ग के अधिकारों का भी प्रश्न है। और हर बार आदिवासी ही क्यों ठगे जाते हैं, ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है। अब इस पूरे मामले की जांच अच्छे से होनी चाहिए। भुगतान प्रक्रिया की फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। सारे अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इस मामले का खुलासा होना इसलिए भी जरूरी है कि ऐसे जरूरत कोई आगे ना कर पाए, क्योंकि वैसे भी आदिवासियों की हालत बहुत खस्ता कर रखी है। हर मौके पर लोगों को आदिवासियों की इस कमजोरी का फायदा उठाना आ रहा है, ये तो आपको पता है। लेकिन अब निगाहें इस पर है कि क्या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा या फिर जिसकी भी मिलीभगत है वो सामने आएगा। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है।
और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।